नमस्कार साथियों। हफ्ते की पाठशाला के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर के आप सबके बीच हाजिर हुआ हूँ जो पूरी दुनिया में जाना और समझा जा रहा है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ में उसके संबंध की अगर हम बात करते हैं तो वो संबंध कई बार अच्छे अच्छे भी होते हैं, कई बार ख़राब भी होते हैं। लगातार उसमें परिवर्तन आता जा रहा है जिसकी वजह से कई बार हमारी चुप्पी, हम जो हमारे मित्र देश हैं उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं पाते। तो आज एक ऐसे ही देश के बारे में मैं इस हफ्ते की पाठशाला में बातचीत करूँगा। आपने एक गाना सुना होगा कि मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, कि तेरी याद सताती है। जी हाँ, सी रामचंद्रन और शमशाद बेगम का गाया हुआ ये गीत फिल्म पतंगा का है और 1949 में ये फिल्म आई गई थी। जब भी ये गीत हम भारतीयों की ज़ुबान में आता है तो कहीं ना कहीं हम इसके आगे की जो लिरिक्स है इसको पूरा करने में लग जाते हैं। चूँकि ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर है। इसमें एक नायक, जो फिल्म का जो नायक है वो रंगून में है, बर्मा में है, और वो वहाँ से अपनी देहरादून में बैठी हुई पत्नी को फ़ोन करके ये गीत गाता है और उसको फिर कहता है कि इस गाने के आगे आगे के जो बोल है उसमें कहता है कि हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, हुई भूल कि तुमको साथ न लाए, हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, और तुम्हारी याद सताती है। क्योंकि बर्मा जो आज हमारे देश का अभिन्न अंग हुआ करता था, बर्मा अब वो म्यांमार हो चुका है कई सालों पहले। लेकिन आज वो जिस मकसद के लिए, जिस कह सकते हैं कि एक ऐसे संघर्ष से जूझ रहा है, एक ऐसे संघर्ष में लिप्त है जिस पर भारत की नज़र पड़नी जरूर चाहिए। ये वही रंगून है जहाँ से भारत का आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र अपनी ज़िंदगी के अंतिम दिनों में वहाँ थे। अंग्रेज़ उन्हें वहाँ कैद कर चुके थे और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी जो ख्वाहिश है कि वो भारत में मरना चाहते थे, वो पूरी नहीं कर पाए। तभी उन्होंने अपनी खुद की शायरी में लिखा था, अपना एक शेर, बहुत मशहूर शेर है उनका, कि कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, कि दो गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। उनकी ज़िंदगी का ये असल बताता है ये शेर। चूँकि ब्रिटेन को 1948 में अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई थी और उसके बाद से उसे म्यांमार के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जब से वो म्यांमार जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर के अब तक वो अपनी सैन्य तानाशाही, कह सकते हैं कि सैन्य शासन का ही सामना उसे करना पड़ रहा है। चूँकि आज़ादी किसी देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जैसे हम आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं, हम जिस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत रहता है, उस लोकतंत्र कह सकते हैं कि दोनों ही देश लगभग 1947 में हम आज़ाद हुए, वैसे ही बर्मा आज़ाद हुआ 1948 के करीब में। और उसकी और आज की कंडीशन, हमारी और उनकी कंडीशन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो साल 2021 फरवरी के महीने में म्यांमार में एक तख्ता पलट हुआ, सैन्य तख्ता पलट हुआ, और उसमें कम से कम अभी तक का जो आंकड़ा है वो लगभग 550 के करीब लोगों की जानें जो हैं उस तख्ता पलट के बाद, जो विरोध प्रदर्शन हुए उसके बाद सेना के जवानों ने उसमें पूरे तरीके से जो कह सकते हैं कि एक तानाशाही दिखाई, उसकी वजह से 550 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। और इस बार जो सबसे ज़्यादा निशाने पर रहे हैं वो रहे हैं बच्चे। इसीलिए इस पूरे मूवमेंट में जो हम स्लोगन देख रहे हैं वो सेव द चिल्ड्रन के नाम से देख रहे हैं। एक टीवी चैनल, वहाँ का एक बड़ा मशहूर टीवी चैनल है डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा, उसकी जो टिप्पणी है वो थोड़ा सा अलग है। वो कह रहा है कि
अभी हाल में 2000, मैं इसकी अभी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि म्यांमार की हिस्ट्री क्या है, या कैसे उसको पहले वहाँ सैन्य शासन था, उसके बाद फिर बीच में लोकतंत्र आया, उसके बाद फिर से तानाशाही एक राज शुरू हुआ और सैन्य शासन अब फिर से स्टार्ट हो गया। इसके बीच की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात समझने वाली है कि चुनाव जो डेमोक्रेटिक वॉइस ऑफ बर्मा ने टिप्पणी लिखी उसमें साफ कहा कि चुनावी अनियमितताओं के चलते ही तख्ता पलट हुआ है और किसी भी देश को एकजुट करने में सैन्य शासन ही जरूरी है। ऐसे में वहाँ के पुलिस वालों को, पुलिस ऑफिसर्स को सेना ने ऑर्डर दिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इस तख्ता पलट का, उनको मारिए, उनको गोलीबारी दी। लेकिन कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो कह सकते हैं कि इस शासन को नहीं मानना चाहते थे और इस ऑर्डर को नहीं माना उन्होंने और गोली मारने से मना कर दिया। और तो अब सैन्य शासन जो वहाँ का जो सैन्य कार्रवाई हो रही है उसने कहा कि अगर आप नहीं मारते हैं तो हम आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे बचने के लिए कहा जा रहा है, ये अभी किसी तरीके से प्रूफ नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि वो भारत में ये लोग शरणार्थी के तौर पर भारत में आए हुए हैं। और www.France24 ने भी लिखा है कि म्यांमार के भागने वाले पुलिस अधिकारियों ने भारत को मुश्किल में डाल दिया है। इसका मतलब है कि वो भारत में ही हैं। अब देखिए कि ये ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये म्यांमार के इतिहास का ये दूसरा बड़ा जन आंदोलन है। 1988 के दौर में भी इसी तरीके का एक आंदोलन हुआ था, जिसमें वर्तमान जो काउंसलर हैं, जो स्टेट काउंसलर हैं म्यांमार की, वो आंग सांग सूकी, वो उस समय छात्र नेता के तौर पर उभरी थी। और उसके बाद से उनका पूरा परिवार ही इस पूरे विरोध प्रदर्शन में लगातार 1948 से लेकर के लगातार उनका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए ही जाना जाता है। वहाँ से ये निकल के आई और जन आंदोलनों से निकली हुई एक नेत्री को आज म्यांमार की जनता बहुत पसंद कर रही है। म्यांमार के जो लोग हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा करने की बात कह रहे हैं और वो अपनी वी वांट अवर लीडर के नाम से मूवमेंट चला रहे हैं। हालांकि 2010 में वहाँ पर उनको नज़रबंद कर दिया गया था। 2010 तक, जब 1988 में ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, 1988 में जब जन आंदोलन हुआ था, उसके बाद 2010 तक आंग सांग सूकी को कह सकते हैं कि नज़रबंद किया गया। 2010 में वो उनको ये नज़रबंदी उनकी ख़त्म होती है। इसके बाद चुनाव होते हैं। चुनाव में 2016 से लेकर के 2021 तक वो म्यांमार के स्टेट काउंसलर रहती हैं और प्रशासन अपने हाथ में लेती हैं। देश में तब से आंदोलन लगातार चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व युवा पीढ़ी और छात्र लगातार कर रहे हैं। एक और मामला है कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य मिजोरम है, वहाँ पर आए दिन कह सकते हैं कि म्यांमार से शरणार्थी आते रहते हैं। और इसको लेकर के अभी हाल में ही जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जोराम थांगा, जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र भी लिखा था कि मानवीय संकट को जो वहाँ पर है, मिजोरम और म्यांमार के बीच में जो मानवीय संकट दिखता है, उस पर आपको टिप्पणी करनी चाहिए। जो मिजोरम से सटे हुए म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर चिन समुदाय के लोग रहते हैं और वो नस्लीय रूप से मिजो ही हैं और स्थानीय मिजो समुदाय के साथ उनके संबंध तब से हैं जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो ऐसे में जो भावनात्मक आधार है मिजोरम और म्यांमार का, उस पर यह बात उन्हें सोचनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन भारत में किसी तरीके का कोई शरणार्थियों को लेकर के कोई कानून नहीं है। इस वजह से क्योंकि हमने 1951 की जो संधि है, संयुक्त राष्ट्र संधि, और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित जो 67 के प्रोटोकॉल हैं, उस पर हमारे सिग्नेचर नहीं है, भारत के सिग्नेचर नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। इस वजह से हम किसी भी देश के शरणार्थियों को अपने यहाँ लीगल तौर पर जो है नहीं रख सकते हैं। और म्यांमार के शरणार्थी जो हैं वो दीर्घकालिक वीज़ा, जो LTV कहते हैं जिसे हम, उसके अंतर्गत भी नहीं आते। कि कुछ देश हैं जो LTV के तहत आ सकते हैं शरणार्थी बन करके, म्यांमार के लोग वो भी नहीं आ सकते। ऐसे में जो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं जोराम थांगा, उनको मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं, उनको जो चिट्ठी लिखी गई केंद्र सरकार की ओर से, उसमें कहा गया कि ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित ना करें क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। अब भारत का म्यांमार के तख्ता पलट और शरणार्थियों के मामले पर हस्तक्षेप ना करना कितना सही है कितना गलत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए एक नॉलेज के तौर पर कि क्यों ये मामला, अगर हम नहीं बोलते हैं तो हमारे साथ क्या नुकसान हो सकता है, भारत के साथ क्या नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में।
और क्या हमें फ़ायदा हो सकता है। तो आप देखिए कि 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलती है म्यांमार को, उसके बाद म्यांमार बनता है, फिर 1962 में सैन्य शासन आरंभ हो जाता है और 2010 तक संघर्ष चलता है। और 2010 के बाद वहाँ पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते हैं और वहाँ की जो नेता है आंग सान सू की पर लगातार जब उनकी सरकार आ जाती है तो उसके बाद उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, चुनावी अनियमितताओं के जो है आरोप लगते हैं। लेकिन दुनिया भर में ये छात्र आंदोलन को जब बात की जाती है तो आंग सान सू की को याद किया जाता है छात्र नेता के तौर पर। अब इन दिनों हालांकि वहाँ पर इन दिनों भी संघर्ष चल रहा है, उनको बीते जो फरवरी के महीने में ही नज़रबंद कर दिया गया, तब से लगातार वहाँ पर संघर्ष जारी है। लेकिन अब मैटर समझते हैं कि भारत म्यांमार के बीच क्या रिश्ते हैं और इस पर किसका फ़ायदा हो सकता है। एक बड़ा देश है चीन, हम सब जानते हैं चीन कि कहीं ना कहीं भारत के साथ जब भी कोई बात होगी तो चीन बिना अड़ंगा लगाए रह नहीं सकता। तो चीन म्यांमार के साथ मिल करके एक BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जो मेगा सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है, इस पर म्यांमार पर दबाव बना रहा है। अब आप सबको पता होगा कि $4 बिलियन का कर्ज दे रखा है चीन ने म्यांमार को, और उसका जो कह सकते हैं कि उसकी जो राशि आती है, ब्याज जो आता है उसका 500 मिलियन जो डॉलर है उसका म्यांमार को उसकी सिर्फ और सिर्फ ब्याज चुकाना पड़ता है। तो जब नई सरकार आती है 2010 में, 2010 के बाद जब पता चलता है कि चीन हमारे ऊपर ये कर रहा है, तो अब क्या किया कि उस BRI प्रोजेक्ट जो है, BRI प्रोजेक्ट के तहत चाइना चाहता है कि हमसे आप उधार लीजिए पैसे और उस प्रोजेक्ट को बनाइए। चीन के संघाई से लेकर के वो अपने जो सितवे एयरपोर्ट है, सितवे बंदरगाह है और रंगून तक वो सीधी सड़क चाहता है, लेकिन वो पैसे म्यांमार के ही होंगे, म्यांमार अपने पैसे से ही निर्माण कराएगा। अब BRI प्रोजेक्ट को इस तरीके समझिए कि चीन मलक्का के रास्ते से ना होते हुए चाहता है कि वो म्यांमार के रास्ते सीधे आ जाए और भारत के सितवे और रंगून बंदरगाह से वो भारत को निशाना बना सके। कैसे बनेगा आप देखिए कि सितवे के निकट में जो है कोलकाता है, समुद्री किनारा है, वहीं दूसरी तरफ विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, उसी के सीधे सितवे से वो डायरेक्ट उन पर नज़र गड़ा सकता है। वहीं रंगून से वो अंडमान निकोबार पर कर सकता है, नज़र लगा सकता है। तीसरी तरफ आप देखिए कि इन दोनों भौगोलिक स्थिति को बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये कि आप कोलकाता पर कर सकते हैं, चेन्नई पर आप नज़र लगा सकते हैं, आंध्र प्रदेश पर कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं वो उड़ीसा का चांदीपुर है, बालासोर है, बिलरदीप है, जहाँ से भारत अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता है। अगर चीन की नज़र उस साइड हो या हो रही होगी तो हमारे लिए ये खतरे का सौदा है, हमें इससे जैसे तैसे भी बचना चाहिए। उधर चेन्नई में अगर आप देखें तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहाँ से GSLV के रॉकेट लॉन्च होते हैं, वहाँ पर भी वो टारगेट कर सकता है, क्योंकि वो बहुत पास तक हमसे आ जाएगा। क्योंकि वो सितवे तक अगर वो आ जाता है, रंगून तक आ जाता है चाइना सीधी सड़क के जरिए म्यांमार के रास्ते, क्योंकि वो अगर जब दबाव बनाएगा म्यांमार पर तो लगातार बनाकर ही रखेगा, वो नहीं चाहेगा कि भारत के साथ म्यांमार के रिश्ते अच्छे हों। अब दूसरी तरफ चीन जानता है कि म्यांमार में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता जब होगी तब उसका सपना नहीं पूरा हो सकता। इसलिए वो जो वहाँ के रोहिंग्या लोग हैं जो राखाइन प्रांत में रहते हैं, उनको वो क्या जो अलग देश की मांग कर रहे हैं रोहिंग्या, उस पर वो हमेशा समर्थन करता है। दूसरी तरफ जो वहाँ के शान के पठार हैं, वहाँ पर UWSA नाम का आतंकी संगठन है, उसको हथियार देता है चाइना। इसके अलावा जो वहाँ की काचीन प्रांत में जो सेना है, स्वतंत्र सेना है, वो आप देखिए कि छोटा देश है, ऊपर से इतनी सेनाओं का वहाँ पर संकट है, इतनी छोटी छोटी सेनाएं हैं जो अपने देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है 87% वोट के साथ जीती थी आंग सान सू की, उसको वो हटाना चाहते हैं और लगातार हटाने की बात करते हैं। इसलिए अब मामला है कि भारत के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं म्यांमार के, वहाँ पर वो अपने लोगों को पहुंचाना चाहता है चाइना, अपने लोगों को जो वहाँ के लोग हैं वहाँ उनको वो हथियार देता है, जिससे कि उपद्रव रहे, हमेशा अशांति का माहौल रहे। अब अशांति रहेगी तो भारत के साथ रिश्ते खराब होंगे तो भारत का एक जो ज़रूरी प्रोजेक्ट है वो रुक जाएगा। वो प्रोजेक्ट कौन सा है आप देखिए कि जो भारत के पास अभी सर्जिकल स्ट्राइक की जो छूट मिली हुई है म्यांमार के वो जो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर के जो सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ से
उधर जाकर म्यांमार में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक वो कर सकता है। भारत के पास ये अधिकार है, म्यांमार की सरकार ने दे रखे थे। हो सकता है कि उस पर भी सीमा जो सेना है वो लगा दे। दूसरी तरफ चीन से बचने के लिए, चीन की इस जो अदृश्य चाल है उससे बचने के लिए भारत को सितवे और रंगून के बंदरगाह को बना देना चाहिए, जिससे कि जब वो बनाएगा तो भारत के साथ उसके संपर्क और अच्छे होंगे। और जो वहाँ का कह सकते हैं कि जब म्यांमार का जो पुराना, जो म्यांमार के जो आतंकी संगठन है इनको ख़त्म करने में भी भारत अपने आप में सफल हो सकता है। अब आप देखिए कि भारत, म्यांमार दुनिया भर में बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है और वहाँ बौद्ध धर्म का ही बहुत बोलबाला है। बौद्ध धर्म भारत में भी है, और ऐसे में बौद्ध धर्म के सहारे एक नया मैसेज, एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को म्यांमार के साथ करीबी रिश्ते बना करके भारत दे सकता है। अब लेकिन आंग सांग सूकी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लगातार उनको तारीफ भी हो रही थी, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के जो पूरे देश में उनकी छवि धूमिल की गई, इसके सहारे वहाँ की जो सेना है, जो सैन्य ताकत है, वो उन पर विरोध कर रही है। और इस मामले में यूएन ने भी अपना पक्ष कहा है कि सेना जिन्हें मार रही है वो आतंकवादी हैं। अब ऐसे में जो वहाँ के हालात हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हो चुके हैं। अब जो वहीं जो रोहिंग्या मुसलमान हैं बांग्लादेश में और भारत में शरण ले चुके थे, आपको भी पता है। मौजूदा हालात में जो देखा जाए तो जो इमरजेंसी लगी हुई है, अभी इमरजेंसी जैसा जो माहौल है उसमें यूएस और G7 के कई देश जो हैं उस पर इमरजेंसी का विरोध तो हो रहा है, विरोध किया है उन्होंने, लेकिन चीन और रूस इस आपातकाल के एकदम साथ हैं और बोलते हैं कि हम वीटो पावर लगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वीटो पावर लगा देते हैं। अब चीन की दोगली जो नीति है उसका पर्दाफाश यहीं से हो जाता है कि भारत में जब कश्मीर में सेना जब मारती है दुश्मनों को, जो इस तरीके के लोग हैं, जो आतंकवादी संगठन के लोग हैं, तब वो भारत का विरोध करता है। लेकिन वही काम वहाँ कर रही तो साथ दे रहा है। म्यांमार के लोग, म्यांमार में सेना मार रही है सामान्य जन को, वहाँ के लोगों को, तो वो उनका साथ दे रही है। इससे पता चलता है कि चीन से हमें बचकर चलना चाहिए। जो चीन की जो चाल है उसको हमें समझना चाहिए। कालादान मल्टी प्रोजेक्ट जो भारत के साथ में म्यांमार के साथ चल रहा है, जिसके तहत कोलकाता से लेकर के सितवे बंदरगाह तक और एजावल तक जो सीधी सड़क है वो भारत से चली जाएगी, कोलकाता से सीधी बन जाएगी। ऐसे में म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अगर अशांति होती है भारत और म्यांमार के बीच तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट भी रुक जाए। ऐसे में वो चाहेगा, चाइना चाहता है बार बार कि ये प्रोजेक्ट रुक जाए। भारत चाहता है कि ताइवान तक भी वो सड़क ले जाए, लेकिन बिना म्यांमार के रास्ते गए हुए वो ताइवान तक भी हम नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे में हमारा खुलकर आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब देखिए कि म्यांमार में 26 से ज़्यादा विद्रोही समूह हैं, और ऐसे में भारत जब भी उनके खिलाफ बोलता है तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है। वो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में हमें जाने के लिए हमें आसपास के जो हमारे देश हैं उनमें जो भी गलत हो रहा है उसके साथ जाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हमारा देश जो है, जो गलत हो रहा है जिस जिस देश में, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर नहीं बोलता है तो चाइना उस आर्मी को जो सपोर्ट करता है, वहाँ की आर्मी को, वहाँ के जो आतंकवादी संगठन है उनको भारत के खिलाफ करके म्यांमार के साथ रिश्ते ख़राब कर देगा। ऐसे में उसके पास एक और बड़ी चीज़ हो गई है कि जो 3 शरणार्थी पुलिस ऑफिसर जो भारत में हैं उनको भी वो मांग रहा है कि आप दे दीजिए। लेकिन अगर वो जैसे ही म्यांमार को हम सौंप देंगे, भारत सौंप देता है तो दुनिया में तो सिक्योरिटी काउंसिल में तो मैसेज जाएगा, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक मैसेज जाएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं इस पूरे, हम इस गलत नीतियों का समर्थन करते हैं, गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ चाइना फिर उन्हीं के साथ आ जाएगा, फिर वो कहेगा कि देखिए भारत आपके साथ, भारत आर्मी के साथ वहाँ पे आर्मी के खिलाफ है। और आर्मी जैसे ही भारत के खिलाफ गई म्यांमार की, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सितवे बंदरगाह तक, रंगून तक चाइना को दे देगा और BRI प्रोजेक्ट पर साइन कर लेगा। BRI प्रोजेक्ट एक बार अगर चाइना का बन गया तो भारत के लिए ये फायदे का सौदा कभी नहीं हो सकता है। इसी से बचने के लिए भारत के साथ साथ यूएस ने भी एक बड़ा काम किया था बीच में, लेकिन उस पर भी लॉस एंजल्स की एक रिपोर्ट बताती है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने म्यांमार पर ग्लोबल आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया है, जिसके तहत वो किसी भी देश से हथियार नहीं खरीद सकता है। हालांकि इससे म्यांमार की आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चाइना दे देता है।
इसलिए अमेरिका ने आर्मी के लोगों के खबर जो खाते हैं वो भी सीज कर दिए। लेकिन यूएन बार बार अमेरिका चाहता है कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में म्यांमार पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं, जिससे कि वहाँ की आर्मी मजबूत ना हो। लेकिन जितने भी प्रतिबंध को लेकर के बात होती है, रूस और चाइना वीटो पावर लगा देते हैं और इस पर सुनवाई ही नहीं होती है। भारत चाहता है कि भारत चीन चाहता है कि भारत कोई बड़ा स्टेप ले, और भारत कोई कदम नहीं उठाता तो सिक्योरिटी काउंसिल में वो कह सकता है कि अपने पड़ोसी मुल्क में एक तरीके का मामला हुआ है, गंभीर मामला है, वहाँ पर वो कुछ नहीं बोल रहा, तो उसे सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता क्यों दी जाए। और अगर वो समर्थन कर देता है या खिलाफ चला जाता है, स्पेशली वो सही से बोल देता है, किसी के खिलाफ में या पक्ष में बोल देता है, तब भी वो आर्मी के खिलाफ, आर्मी को भारत के खिलाफ भड़का करके वो उन्हें अपने साइड ले सकता है। ऐसे में भारत को कोई भी एक्शन लेने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। जैसे जैसे ही अभी आपने बीच में सुना होगा कि भारत के साथ में एक और मामला भी आया था कि ईरान और इजराइल के बीच में, क्योंकि भारत के साथ जो रिश्ते हैं इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन जब इजरायली एम्बेसी में जब बम विस्फोट हुआ तो इजराइल ने कहा कि वो ईरान की एक मशहूर वो है, कह सकते हैं कि जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है क्वाड्स, उन्होंने इसे जो वहाँ की सेना है क्वाड्स, QUDS क्वाड्स बोलते हैं उन्हें, तो बहुत ही हाई क्वालिफाइड जो उनके वहाँ के सेना के जवान होते हैं, उन्होंने ये हमला किया है भारत में। लेकिन फिर ईरान कह रहा है कि वहाँ की जो इजराइल की जो मोसाद है उन्होंने खुद अपनी एम्बेसी के पास में बम विस्फोट कर लिया, जिससे कि भारत और ईरान के साथ रिश्ते खराब हो। लेकिन भारत दोनों के साथ रिश्ते ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए उसकी ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई है और ये मामला धीरे धीरे उसे बैलेंस बना करके दबा दिया गया है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि भारत क्यों नहीं बोल रहा है, भारत को क्यों नहीं बोलना चाहिए, भारत क्यों बोल पाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि भारत के साथ में, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, ऐसे में वो सभी देशों के साथ में सामंजस्य बना के चलना चाहता है। ऐसे में वो म्यांमार के मामले पर भी खुलकर नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसे बोलना चाहिए, क्योंकि हम अब उस दौर में नहीं जी रहे हैं कि जब हम वो कभी प्रदीप का वो गाना सुना करते थे कि दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जब ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये भैया ये कौन सा हिंदुस्तान है, कौन किस दुनिया की बात कर रहे हो, तब हम उस समय कह देते थे कि भैया ये हम रूस और जापान के लिए बोलते हैं कि रूस और जापान दूर हट जाओ, ये हिंदुस्तान है। ये वो दौर नहीं है। इस दौर में हम बता सकते हैं चाइना को भी, हम इस दौर में अमेरिका को भी बता सकते हैं, इस दौर में हम इसराइल को भी बता सकते हैं कि हमारी अपनी पावर है, हम पहले के ज़माने में नहीं जी रहे हैं। अब हम भले ही जूता जापानी पहने, जो टोपी है और रूसी पहने, लेकिन दिल हमारा हिंदुस्तानी हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। वक्त बदला है, शमशाद बेगम और श्री रामचंद्रन का गाया हुआ और डायरेक्शन जो कह सकते हैं कि जो फिल्म पतंगा का वही वाला गीत जो हम पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन, हम लगातार सुनते रहें और म्यांमार के साथ रिश्ते हमारे लगातार बने रहें। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि अगर म्यांमार के साथ रिश्ते कायम रहे तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में चीन के साथ हमारा जब भी मुकाबला होगा हम भारी पड़ेंगे, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि म्यांमार में स्थिरता रहे, और इससे बचने के लिए भारत को कुछ कठोर कदम जरूर उठाने होंगे। तटस्थ नहीं रहना है, क्योंकि तटस्थ रहने वालों का इतिहास बहुत गंदा होता है। बहुत आभार।